नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के एक ऐसे जिले की जिसके नाम के पीछे ही एक बड़ी दिलचस्प कहानी छिपी है। जी हाँ, चलिए आज अररिया की दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी जगह का नाम एक अंग्रेजी शब्द के कह लीजिए गलत उच्चारण से पड़ गया हो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर अररिया के मामले में जवाब है हाँ, बिल्कुल। और यही वो सवाल है जो हमें इस जिले की अनोखी कहानी की तरफ खींच कर ले जाता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए सबसे पहले इसी राज से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये नाम आया कहां से। अच्छा, तो कहानी कुछ ऐसी है कि ब्रिटिश राज के दौरान एक अंग्रेज अफसर थे, फोर्ब्स। उनका यहाँ एक बंगला था। अब स्थानीय लोग उस बंगले वाले इलाके को रेजिडेंशियल एरिया कहते थे। लेकिन अब इतना लंबा नाम कौन बोले, है ना? तो सहूलियत के लिए ये छोटा होकर बन गया आर एरिया। और फिर बस वक्त के साथ लोगों की जुबान पर चढ़ते चढ़ते ये आर एरिया ही अररिया हो गया। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। जिले की ऑफिशियल वेबसाइट भी इसी कहानी की पुष्टि करती है। तो देखा, सफर कितना मजेदार रहा। रेजिडेंशियल एरिया से बना आर एरिया और आर एरिया से बन गया अरियरिया। मतलब एक अंग्रेजी का फ्रेज आम बोलचाल में ढलकर एक पूरे जिले की पहचान बन गया। सच में भाषाएं कैसे बदलती हैं, इसका ये एक बेहतरीन उदाहरण है। तो नाम की कहानी तो बड़ी मजेदार थी। अब ये समझते हैं कि एक जिले के तौर पर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली, अररिया का जन्म कैसे हुआ। ये टाइमलाइन देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि एक जिले के तौर पर अररिया ज्यादा पुराना नहीं है। मतलब देखिए, सालों तक तो ये पूर्णिया जिले का ही एक हिस्सा था। फिर 1964 में इसे एक सब डिवीजन का दर्जा मिला और आखिरकार 14 जनवरी 1990 को इसे एक अलग आज़ाद जिले के तौर पर अपनी पहचान मिली। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के अररिया पर नजर डालते हैं। जानते हैं कि यहाँ की जमीन कैसी है, यहाँ का माहौल कैसा है और यहाँ कौन लोग रहते हैं। तो अगर ज्योग्राफी की बात करें तो अररिया बिहार के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में पड़ता है। इसका एरिया है करीबन 2830 स्क्वायर किलोमीटर। और ये पूरा इलाका ना उपजाऊ जलोढ़ मैदानों वाला है, मतलब खेती के लिए बढ़िया जमीन। यहाँ का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है, जिसका सीधा मतलब है कि गर्मियाँ और मॉनसून दोनों ही काफ़ी ह्यूमिडिटी वाले, मतलब नम होते हैं। और यहाँ के लोगों की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ की आबादी 28 लाख से भी ज्यादा थी। तो इस नंबर से हमें अंदाजा लग जाता है कि जिला कितना बड़ा है। अब एक बहुत ही जरूरी सोशल इंडिकेटर को देखते हैं, लिटरेसी यानी साक्षरता। यहाँ की जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो करीब 53 से 55% के बीच है। लेकिन इन आंकड़ों में एक बड़ा गैप भी दिखता है। वो ये कि पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं की तुलना में काफी ज्यादा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अररिया की असली पहचान इसके गांवों में है। अंदाजा लगाइए, यहाँ की करीब करीब 94% आबादी गांव में रहती है और शहरी आबादी बस 6% के आसपास। इससे पता चलता है कि यह कितना ज्यादा रूरल इलाका है। यहाँ की कल्चरल रिचनेस का अंदाजा तो यहाँ बोली जाने वाली जुबानों से ही हो जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है ही, पर उसके अलावा यहाँ मैथिली, सुरजापुरी, कुल्हैया, शेखरा और उर्दू जैसी कई भाषाएं और बोलियां सुनने को मिलती हैं। ये सब मिलकर यहाँ के सामाजिक ताने बाने को और भी खूबसूरत बनाती हैं। तो ये तो हुई यहाँ की डेमोग्राफी और कल्चर की बात। अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। यहाँ की इकोनॉमी कैसी है और लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आइए समझते हैं। तो सवाल उठता है कि यहाँ की इकोनॉमी का मेन इंजन क्या है। जवाब सीधा और साफ है, खेती। अररिया एक कृषि प्रधान जिला है। ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी चावल, गेहूं और मक्का उगाने से ही चलती है। जहां तक बड़ी इंडस्ट्रीज की बात है तो वो यहाँ लगभग ना के बराबर हैं। और ये जो बात है ना, ये पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। क्योंकि ये जिला पूरी तरह से रूरल है और खेती पर ही डिपेंडेंट है, तो जाहिर है कि इसकी तरक्की हो या फिर इसके सामने की चुनौतियां, सब कुछ जमीन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमने चुनौतियों की बात तो कर ली, लेकिन कहते हैं ना, हर चुनौती अपने साथ एक मौका भी लेकर आती है। तो सवाल यह है कि इन चैलेंज के बीच अररिया के लिए भविष्य का रास्ता कैसा हो सकता है।
अगर देखें तो अररिया आज एक तरह के चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ तो बार बार आने वाली बाढ़, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और लो लिटरेसी रेट जैसे बड़े बड़े चैलेंज हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दूसरी तरफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने, छोटे छोटे लोकल बिजनेस को बढ़ावा देने, एजुकेशन में इन्वेस्ट करने और यहाँ तक कि लोकल टूरिज्म को डेवलप करने के भी बड़े मौके मौजूद हैं। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। इन सभी चीजों को जानने के बाद ये सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सा रास्ता होगा जिससे अररिया अपनी चुनौतियों से पार पाकर और अपने मौकों का फायदा उठाकर अपनी असली क्षमता को अनलॉक कर पाएगा। इस सवाल का जवाब शायद वक्त ही देगा।